नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम थे फंडामेंटल राइट में, जिसका हमने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 खत्म कर लिया था। ठीक है दोस्तों, जो राइट टू इक्वलिटी है, जो हमारे आर्टिकल में बात की गई है, वो बात की गई है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में। अब एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आर्टिकल 14, 15 और 16 में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी के टर्म को बहुत ही वाइडेस्ट टर्म में वो डिस्कस की गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके अंदर दोस्तों आता है आर्टिकल 15, जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है 5 ग्राउंड के बेसिस पे। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल 16 ये कहता है 7 ग्राउंड के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, लेकिन जो इसकी लिमिट है ये बस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की है। तो आज इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और दोस्तों इसमें हम मंडल कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों जल्दी से एक बार इनके क्लॉजेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बात करता है स्कोप के बारे में, मतलब कि ये बोलता है कि प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी लोगों को, जितने भी इंडियन सिटीजन है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल 16 जो है वो सिर्फ अपने इंडियन सिटीजन को ही प्रोवाइड करेगी। जाहिर सी बात है, पहले यार खुद का पेट भरेंगे, उसके बाद तो दूसरे का पेट भरेंगे नहीं। अब खुद में ही इतनी मारा मारी चलती है हमारे यहाँ, तो पहले यहाँ पे खुद का देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन हैं उनको जो स्टेट के अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट आते हैं उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जिसमें 7 ग्राउंड को डिस्कस किया गया। अब वो 7 ग्राउंड कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। मतलब इन 7 ग्राउंड पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्राउंड पे कोई भी किया हुआ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया जाएगा। अब दोस्तों और एक और बात कि अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे किसी जगह पे अगर किसी स्पेशल फैक्टर को लेके अगर किसी कैंडिडेट को क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हम इसी कैंडिडेट को यहाँ पे लेंगे, तो वो वैलिड होता है। अब दोस्तों आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बोलता है रेसिडेंस के बारे में। रेसिडेंस मतलब कि जैसे कि कुछ एरिया में कुछ तबके के लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर और दंतेवाड़ा का जो इलाके है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो बहुत स्लो है। ठीक है, अगर वहाँ के लोगों को हम अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो आर्टिकल 16 के जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का जो क्लाउज है उसको वो वॉलेट नहीं करता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इतनी छूट दी गई है। अब दोस्तों आर्टिकल 16 क्लॉज 4B 4C को हम एक केस के साथ डिस्कस करेंगे, जो पूरा मंडल केस है, मंडल कमीशन जो केस है, जिसको इंदिरा साहनी केस भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बात की गई बैकवर्ड क्लासेस की, प्रमोशन पे हम रिजर्वेशन दे सकते हैं या फिर नहीं, या फिर अनफिल्ड सीट जो होते हैं उसको कैसे भरा जाएगा। और दोस्तों आर्टिकल 16 क्लॉज 5 बोलता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या वहाँ पे क्या हमको स्पेशल क्राइटेरिया सेट करते हैं रिजर्वेशन के लिए? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे मान लो कि जैसे कोई हिंदू का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे किसी मुस्लिम को तो नहीं ना बैठा सकते हैं लाके कि आप यहाँ पे एडमिनिस्टर करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या फिर जैसे मुस्लिम का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे क्या हम हिंदू को लेकर बैठा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन होती है उसकी बात की गई है। तो चलिए एक एक क्लॉज को अच्छे से देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि इसके 3 एक्सेप्शन क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले तो 3 एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो कोई भी वो रेसिडेंट, मतलब कि जो रेसिडेंस है उसको एम्प्लॉयमेंट का एक कंडीशन बना सकती है। जैसे मैंने आपको छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दिया था। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है वो 16 क्लॉज 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हम मतलब रेसिडेंस को एक फैक्टर या फिर कंडीशन बना सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट के लिए। अब दोस्तों अगला कहा गया, जो स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ एनी फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की दोस्तों यहाँ बात की गई है, जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, बैकवर्ड क्लास का मतलब दोस्तों यहाँ पे बात की गई SC और ST की। मतलब कि अगर SC ST का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी स्टेट सर्विस के अंदर, तो उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट दे सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, जैसे मैंने आपको 16 क्लॉज 5 बताया था कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, वहाँ पे हम एक अलग तबके के लोग को, मतलब कि जैसे हिंदू का अगर किसी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू के लिए हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है यहाँ पे। अब दोस्तों मंडल कमीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना कि ये कहता क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, जिन्होंने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन
को सेटअप किया किसके अंडर में, बीपी मंडल जो जिसके चेयरमैन थे, वो उस टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 340 के अंदर, यहाँ दोस्तों 340 होगा, ठीक है। आर्टिकल 340 के अंदर एक कमीशन सेटअप किया किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जितने भी है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये कमीशन बैठाई गई। किसके लिए, एडवांसमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए ये कमीशन बैठाई गई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि टोटल 3743 कास्ट हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, जो पूरे पॉपुलेशन का 52% था अगर हम एससी और एसटी को एक्सक्लूड कर दे। उसके बाद दोस्तों कमीशन ने रिकमेंड किया कि रिजर्वेशन देनी चाहिए 27% जॉब में ओबीसीज के लिए, और जो टोटल रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी को मिला के 50% हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों 10 साल के बाद, मतलब 1980 से यहाँ 1990 हो गया, तो 10 साल के बाद बीबी सिंह की गवर्नमेंट आई जिन्होंने 27% रिजर्वेशन दे दिया ओबीसीज को। उसके बाद दोस्तों 1991 में नरसिम्हा राव जी की जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने 2 चेंज किए। अब वो 2 चेंज कौन से, जो ओबीसी को 27% कोटा की जो रिजर्वेशन मिल रही थी उसमें उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी इंक्लूड कर लिया। मतलब कि जब आप किसी को अगर रिजर्वेशन ग्रांट कर रहे हैं तो आपको उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी लेके चलना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो बी वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब देखो कैसे पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ पे जैसे एससी एसटी को तो चलो रिजर्वेशन दिया वहीं है, ओबीसीज को भी 27% रिजर्वेशन दे दी गई। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे बात की गई 10% रिजर्वेशन की, जो इकोनॉमी की बैकवर्ड क्लास है, अपर सेक्शन है, मतलब कि जो अपर हायर कास्ट के जो लोग हैं उसमें अगर कोई इकोनॉमिकली, सोशली नहीं, यहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात की गई, जो अगर कोई इकोनॉमिकली मतलब कोई पुअर लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई। लेकिन दोस्तों ये सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पे सीन में सुप्रीम कोर्ट आ गया था, क्योंकि वो जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये सुन लीजिए दोस्तों। हमारे यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिक्स चलने के अंदर, क्योंकि अगर ये नहीं रहता ना, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रहता तो पता नहीं पॉलिटिशियन क्या से क्या करके बैठ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो इसमें ये इन्होंने पूरा एग्जामिन किया इस पूरे क्वेश्चन को कि क्या ये सही है, 10% जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ये क्या सही है या गलत है। तो इसने कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जो 10% रिजर्वेशन दी जा रही थी पुअर सेक्शन को हायर क्लास के, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली उसको कंसीडर किया गया था, मतलब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको कंसीडर किया गया था। तो दोस्तों अगर इकोनॉमिकली आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी वॉयलेट कर रहा था आर्टिकल 16 क्लॉज 2 को। तो इन्होंने अपहेल्ड किया किसको, जो 27% जो रिजर्वेशन दी जा रही थी ओबीसीज को विद कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन लगा दिए। पहला तो ये जो क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब कि जो क्रीमी लेयर, इससे पहले लेक्चर हमने देखा था क्रीमी लेयर किसको कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है क्रीमी लेयर क्या होता है तो आप पीछे लेक्चर जरूर देखिएगा, आर्टिकल 15, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई थी जो एडवांस सेक्शन है ओबीसी को वो कोटा का बेनिफिट नहीं उठाएंगे। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा, इनिशियल जब अपॉइंटमेंट होगी वहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई थी। उसके बाद दोस्तों ये कहा गया कि जितनी भी पूरी कोटा है, मतलब कि जैसे 50% से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जैसे 27% ओबीसीज को दी गई है और बाकी जो बचा है वो एससी और एसटी को दी गई है। तो टोटल मिला के 50% होता है एससी एसटी और ओबीसी तीनों का मिला के। लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो 50% है उससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, मतलब कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में ये एक्सीड कर सकता है, लेकिन इन जनरल ये 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ बात की गई कैरी फॉरवर्ड रूल, मतलब इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी इज वैलिड शुड नॉट वॉलेट 50% रूल। मतलब कि ये कहा गया कि जैसे मान लो 1 साल वैकेंसी निकली, ठीक है, 15% रिजर्वेशन दी गई एससी एसटी को। मान लीजिए वो 15 जो 100 में से 15 सीट वो फिल नहीं हो पाई, तो उसको क्या किया गया, कैरी फॉरवर्ड, मतलब जो सीट बच गया उसको अगले साल हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों एक बात और कि वो जो कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, इस साल ही फिल नहीं है, फिर उसको आगे बढ़ा दिया आपने, तो वो चलते चलते वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कुछ और किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना गया। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है ये भी आपको शायद पता ही होगा कि जो लॉ के थ्रू कोई भी अगर बॉडी बनी जाती है, कोई भी एक्ट के थ्रू अगर कोई बॉडी बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसमें दोस्तों ये, और वो किसके लिए बना था कि किसको इंक्लूड करना और किसको एक्सक्लूड करना है। दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लूजन होगा, ठीक है।
किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है ओबीसी के लिस्ट से, मतलब कौन कौन से लोग कोटा का फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से लोग कोटा का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, जो 27% कोटा दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट सुना दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म, अब गवर्नमेंट अपना काम करेगी। अब देखिए वो क्या कर रही है। आफ्टर रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट टेकन द फॉलोइंग एक्शन, मतलब कुछ एक्शन ली गई। पहला, रामनंदन कमेटी बैठाई गई 1993 में टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी, मतलब कि कौन कौन से लोग क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। 1993 में एक कमेटी बैठाई गई इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए। उसके बाद दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का भी इस्टेब्लिश किया गया 1993 में। इस चीज़ को याद रखना कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। ये आपको एसएससी या फिर सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंक्लूजन इन एन एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कास्ट नोटिफाइड एट द बैकवर्ड क्लासेस फॉर रिजर्वेशन, मतलब जॉब रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं कोटा, मतलब कि जो कोटा का बेनिफिट उठाने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए ये कमीशन बनाई गई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गई 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों यही 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू आर्टिकल 16 क्लॉज 4A वो ऐड किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि इट एम्पावर द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन इन प्रोमोशन ऑफ एनी सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर एससी या एसटी में से एससी अगर किसी भी स्टेट सर्विस के अंदर एडिक्वेटली यानी कि प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन उनका नहीं है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिजर्वेशन दी जा सकती है प्रोमोशन में, ठीक है। प्रोमोशन की यहाँ बात की गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आया 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001, जहाँ पे सीनियरिटी की बात की जा रही थी। मतलब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो पहले से जो लोग हैं यहाँ पे जो सीनियर है उनको जल्दी प्रमोशन मिल जाए, और जो मतलब जो पहले से चला रहा था यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की यहाँ बात की जा रही थी। उसके बाद दोस्तों आया 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। दोस्तों इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 16 क्लॉज 4B की यहाँ बात की जा रही है, इसी को ऐड किया गया था 4B को, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे इट एम्पावर द स्टेट टू कंसीडर द अनफिल्ड रिजर्वेशन वैकेंसीज ऑफ द ईयर एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू फिल्ड इन एनी सक्सीडिंग ईयर, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी अनफिल्ड सीट रह गई है उसके लिए एक सेपरेट क्लास बनेगी। अगर वो 50% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पे सेपरेट क्लास बनेगी, उसके बाद उसको फिल किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने इतना कहानी तो सुन लिया कि 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में क्या हुआ था कि आप एक चीज़ याद रखना कि 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी चीज़ अगर रखी जाती है ना तो वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाती है। इसीलिए यहाँ पर तमिलनाडु में कुछ तिगड़मबाजी लगाई गई और यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी 1994 में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो रिजर्वेशन का जो सीट है ना, जो मतलब रिजर्वेशन का जो कोटा है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड कर गया था, यानी 69% चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी प्लेस किया गया था तमिलनाडु में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 16 पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटा से छोटा अगर डाउट होगा तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री फील कीजिएगा कमेंट बॉक्स में पूछने का। आप उसको पूछिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। अब दोस्तों अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आर्टिकल 17 में। ऑब्वियसली आर्टिकल 17 में होगा तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ भी लेना। और दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूं शिवम, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, बाय बाय।